नमस्कार। आज हम एक बहुत बहुत जरूरी विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, एक ऐसा विषय जो हम सबके जीवन से जुड़ा है। बिल्कुल। हम बात करेंगे मानव समाज में नीतिवाद के महत्व पर। हम अक्सर प्रगति, विकास, इन सब की बातें करते हैं, पर वो नींव क्या है? वो कौन सी जमीन है जिस पर एक सच्चा, एक गतिशील समाज खड़ा हो सकता है? हाँ, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम श्री प्रभात रंजन सरकार के विचारों को देखेंगे, खास तौर पर उनके लेख मानव समाज के कुछ अंश। तो हमारा मकसद क्या है आज? मकसद है ये समझना कि ये नीतिवाद ये है क्या चीज, क्यों जरूरी है समाज की ऊर्जा के लिए, उसकी दिशा के लिए, और ये कैसे अलग है उन धार्मिक ढांचों से जिन्हें हम अक्सर नैतिकता का सोर्स मान लेते हैं। अच्छा, ये जानना तो बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, परत दर परत खोलते हैं इसे। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समाज, ये है क्या? स्रोत एक बड़ी दिलचस्प बात कहता है। क्या? कि समाज का मतलब सिर्फ लोगों का इकट्ठा होना नहीं है। असली मतलब है एक साथ चलना, टुगेदरनेस इन मूवमेंट। एक साथ चलना, यानी इसमें दो बातें हुई। हाँ, दो चीजें जरूरी हैं। एक तो सामूहिकता, मतलब साथ होना, और दूसरी गति, मूवमेंट। बिना गति के समाज नहीं है। अच्छा, एक साथ चलना, ये सुनने में तो आसान लगता है पर गहरा है। मतलब समाज कोई रुकी हुई चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं, एक नदी की तरह है, हमेशा बहता हुआ, बदलता हुआ, गतिशील। और ये गति भी देखिए कोई सीधी लकीर नहीं है। स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से बताता है। ये लहरों जैसी है, उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव जैसे हम सांस लेते हैं, अंदर बाहर, या दिल का धड़कना, संकोच और विकास, सिकुड़ना और फैलना। ये समाज की अपनी लय है, उसकी प्रकृति है। सच तो ये है, स्रोत यहां तक कहता है कि शायद इंसान, हम लोग, सही मायनों में समाज बनाना अभी पूरी तरह सीखे भी नहीं है। अरे, ये तो बड़ी बात है। मतलब हम अभी कोशिश ही कर रहे हैं। एक तरह से। तो अगर समाज का स्वभाव ही चलना है, आगे बढ़ना है, तो इसका मतलब पुरानी चीजों से टकराव होगा। हाँ, जो चीजें जड़ हो गई हैं, रोक गई हैं, उनसे टकराना तो पड़ेगा। ये टकराव जरूरी है फिर। एकदम। देखिए, चलने का मतलब ही है ठहराव को तोड़ना। स्रोत कहता है पुरानी बेकार हो चुकी व्यवस्था पर चोट करके ही नई, ज्यादा जीवंत चीज बनती है। हाँ, ये टकराव कोई विनाश नहीं है, ये विकास के लिए जरूरी है। जैसे आज हम देखते हैं टेक्नोलॉजी कैसे पुरानी इंडस्ट्रीज को बदल रही है। बिल्कुल। सोचिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आई, पेट्रोल डीजल इंडस्ट्री के लिए चुनौती। एआई आ रहा है, कई नौकरियों के लिए चुनौती। हाँ, शुरू में लगता है सब गड़बड़ हो रहा है, प्रतिरोध होता है। हाँ। पर आखिर में नई संभावनाएं खुलती हैं, नए रास्ते बनते हैं, विकास होता है। और स्रोत ये भी कहता है ना कि जब पुरानी व्यवस्था पर चोट लगती है तो एकदम खत्म नहीं होती, उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। हाँ बिल्कुल, और इतिहास में हमने देखा है जब भी प्रगति को रोकने की कोशिश हुई है, जिसे स्रोत प्रति विप्लव कहता है, काउंटर रेवोल्यूशन। हाँ, तो उसने क्या किया? उसने आखिर में प्रगति की रफ्तार को और तेज कर दिया। अच्छा, मतलब जो दबाना चाहता है वो अनजाने में उसे और ताकत दे देता है। एक तरह से यही होता है। ये समाज के विकास का नियम जैसा है। बहुत आशावादी नजरिया है ये कि प्रगति रुकेगी नहीं। ये तो है, लेकिन ये जो गति है, ये बदलाव है, ये क्या किसी भी तरफ जा सकता है या कोई इसे दिशा भी देता है? यहाँ शायद बुद्धि विवेक का रोल आता है, प्रज्ञा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। समाज की इस यात्रा को सही दिशा देने के लिए, एक रचनात्मक मोड़ देने के लिए प्रज्ञा या विवेक जरूरी है। अंदरूनी शक्ति। हाँ, वो अंदर की समझ जो हमें बताती है क्या सही है, क्या गलत, क्या टिकाऊ है, क्या बस कुछ देर का। लेकिन स्रोत ये भी मानता है कि ये प्रज्ञा सब में एक जैसी नहीं होती। अच्छा। जिनमें ये ज्यादा जागी हुई होती है, उनका रोल अहम हो जाता है समाज को दिशा दिखाने में। और यहीं से वो सार्थकता, मतलब मीनिंगफुलनेस का सवाल भी जुड़ता है। स्रोत इस पर जड़वादियों, मटीरियलिस्ट्स की सोच पर सवाल उठाता है। ये थोड़ा गहरा है। हाँ, थोड़ा दार्शनिक है पर जरूरी है। देखिए, जड़वादी क्या मानते हैं कि मन, चेतना, ये सब क्या है? बस दिमाग के अंदर केमिकल रिएक्शन, हाँ। पदार्थ का ही एक रूप। तो स्रोत पूछता है, भाई अगर मन खुद ही पदार्थ का नतीजा है, तो फिर मूल्य, नैतिकता, सार्थकता, क्या अच्छा है क्या बुरा, कौन तय करेगा? क्या केमिकल तय करेंगे? हाँ, क्या केमिकल कहेंगे कि ईमानदारी अच्छी है? स्रोत कहता है ये लॉजिकल नहीं है।
अगर हमें मूल्यों की सार्थकता की बात करनी है तो चेतना को, मन को पदार्थ से कुछ ज्यादा मानना पड़ेगा, कुछ ऊपर। अच्छा, तो मतलब हमारी चेतना सिर्फ बाहरी दुनिया को देखती सुनती नहीं, वो मूल्यों को महसूस भी करती है, और यहीं से नीतिवाद की जरूरत। बिल्कुल। शरीर तो बस सिग्नल लेता है इंद्रियों से, पर महसूस कौन करता है? सुख दुख वो तो मन है। हाँ। और अगर हमारे विचारों का, हमारे मूल्यों का कोई यूनिवर्सल आधार न हो, जो देश, समय, व्यक्ति सबसे ऊपर हो, तो हम चीजों का सही मूल्य कैसे तय करेंगे? यहीं पर नीतिवाद चाहिए। तो फिर ये नीतिवाद है क्या जिसकी हम इतनी बात कर रहे हैं? कैसे देता है ये दिशा? देखिए, नीतिवाद एक तरह का कंपास है। वो सिद्धांत जो हमारे मन को उसकी जो एक स्वाभाविक संकीर्णता होती है ना, श्रोत उसे शुद्रत्व कहता है। छोटी सोच। हाँ, उस छोटी सोच से बाहर निकालता है, एक बड़ी, एक व्यापक चेतना की तरफ ले जाता है। मैं और मेरा से ऊपर उठाकर हम और सबका। ये मन को देश, काल, पात्र मतलब जगह, समय, व्यक्ति, इन सीमाओं से परे सोचना सिखाता है, एक यूनिवर्सल नजरिए की तरफ, जिसे श्रोत भूमा मानस कहता है। भूमा मानस, यूनिवर्सल माइंडसेट, जहां हम पूरी मानवता को एक समझें। हाँ, कुछ वैसा ही। तो आसान भाषा में वो सारी अच्छी सोच, भावनाएं, काम जो हमें अपनी छोटी दुनिया से निकालकर बड़े मकसद से जोड़ें, वही नीति है, सद्नीति। हाँ, बिल्कुल। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं, नीतिवाद वो पहला कदम है, वो बुनियाद जिस पर समाज की सच्ची प्रगति की इमारत खड़ी होगी। वो ताकत जो हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सबके भले के बारे में सोचने को कहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी समाज को अगर सच में आगे बढ़ना है, सिर्फ पैसे या टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसानी समाज बनना है, तो नीतिवाद उसके लिए ऑक्सीजन जैसा है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ से बात बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है। कैसे? देखिए, नीतिवाद का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये समाज के अंदर के झगड़ों को कम करता है। स्रोत इन्हें अंतर्द्वंद कहता है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। हाँ, जब समाज के लोग एक कॉमन नैतिक जमीन पर खड़े होते हैं ना, तो उनकी एनर्जी आपसी खींचतान में वेस्ट नहीं होती। वो एक दिशा में लगते हैं। बिल्कुल, मिलकर प्रगति के लिए काम करते हैं। सोचिए, अगर किसी देश में या दुनिया में ही आपसी भरोसा हो, नैतिक मूल्यों का पालन हो, कितनी ऊर्जा बचेगी, विकास कितना तेज होगा। सही बात है। इसीलिए स्रोत कहता है, नीतिवाद कोई पुरानी धूल भरी किताब नहीं है, ये एक लिविंग फोर्स है, जीती जागती ताकत, प्रगति का इंजन। हाँ। स्रोत नीतिवाद और मजहब में, मतलब ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में, एक साफ लकीर खींचता है। ये समझना तो आज के जमाने में बहुत जरूरी लगता है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी और थोड़ा संवेदनशील मुद्दा भी है। स्रोत के अनुसार असली धर्म क्या है? वो तो व्यक्ति का स्वभाव है, आनंद की खोज है, अंदर की यात्रा है। लेकिन जिसे मजहब या रिलीजन कहते हैं, वो अक्सर क्या करता है? किसी ईश्वर, पैगंबर या किताब के नाम पर कुछ मान्यताओं को, कुछ रीति रिवाजों को बिना तर्क के मानने पर जोर देता है। और स्रोत इस पे काफी सख्त लगता है। ऐसा लगता है लेखक मानते हैं कि कई मजहबों ने डर दिखाकर या सिर्फ हम सही हैं वाली सोच से समाज को तोड़ा है। सही कहा। स्रोत का विश्लेषण यही है कि कई मजहब भाईचारे की बात करते हैं, पर वो भाईचारा अक्सर सिर्फ अपने मानने वालों तक रह जाता है, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के प्रति शक या दुश्मनी, इससे समाज बंटता है, संघर्ष होता है, सांप्रदायिकता बढ़ती है। और स्रोत ये भी कहता है कि ये मजहबी ढांचे अक्सर लोगों के मन को जड़ बनाना चाहते हैं, स्थिर, जिसे स्रोत स्थाणु कहता है। मतलब सवाल मत करो, बस मानो, ताकि उन पर कंट्रोल आसान हो, शोषण आसान हो। शायद यही वजह है, जबकि इंसान का स्वभाव क्या है? वो तो गतिशील है, जानना चाहता है, समझना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। और स्रोत ये भी कहता है कि उनमें अक्सर दूसरे विचारों के लिए असहिष्णुता दिखती है, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश। हाँ, ये बात जोर देके कही गई है कि कई धार्मिक ग्रंथ अपने सिद्धांत समझाने से ज्यादा दूसरों के मत को काटने में, उन्हें गलत बताने में ऊर्जा लगाते हैं। अच्छा। स्रोत के नजरिए से ये एक स्वस्थ सोच नहीं है। उनका नतीजा ये है कि इन वजूहात से कई मजहबी ढांचे न सिर्फ आध्यात्मिक रास्ते में मदद नहीं कर पाए, बल्कि दुनिया में शांति और एकता लाने में भी रुकावट बने हैं। वो इंसान को एक परिवार की तरह देखने से रोकते हैं। हाँ, पर यह साफ करना जरूरी है, स्रोत
किसी के निजी विश्वास या आध्यात्मिकता पर सवाल नहीं उठा रहा। वो उन संगठित ढांचों की बात कर रहा है जो बंटवारा और जड़ता लाते हैं। तो फिर रास्ता क्या है? अगर मजहबी कट्टरता, आंख बंद करके मानना ये सब समस्या है, तो श्रोत क्या उपाय बताता है? उपाय है तर्क और विवेक, रीजन एंड रैशनैलिटी। तर्क? हाँ, श्रोत इस पर जबरदस्त जोर देता है। एक पुराना श्लोक भी कोट किया है, युक्ति युक्तमुपाधेयम वचनम बालकादपि अन्यत्रिक अभवत्याज्यम अपयुक्तम पद्य जन्मना। इसका मतलब ये कि अगर कोई बच्चा भी तर्क की बात करे, लॉजिकल बात करे, तो उसे मानो। और अगर खुद ब्रह्मा भी, जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, बिना तर्क की, बिना लॉजिक की बात कहें, तो उसे तिनके की तरह फेंक दो। वाह, ये तो क्रांतिकारी बात है ना? मतलब ये नहीं कि कौन कह रहा है या कहाँ लिखा है, जरूरी ये है कि बात में दम कितना है, तर्क है या नहीं। बिल्कुल, दिमाग खुला रखो। स्रोत साफ कहता है, सिर्फ शास्त्र में लिखा है इसलिए सच नहीं हो जाता। आंख बंद करके पुरानी बातें ढोने से धर्म की, मतलब सही रास्ते की हानि होती है। कसौटी एक ही है, तर्क, विवेक। क्या ये बात लॉजिकल है? क्या ये यूनिवर्सल मूल्यों के हिसाब से सही है? क्या ये इंसान को छोटी सोच से निकालकर बड़े की तरफ ले जाती है? यही है नीतिवाद का आधार। तो ये जो तर्क वाला यूनिवर्सल नीतिवाद है, इसे अपनी जिंदगी में, समाज में कैसे लाएं? अभ्यास कैसे करें? ये क्या सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है इसकी शुरुआत बचपन से होनी चाहिए, जब बच्चे का मन बिल्कुल कच्ची मिट्टी जैसा होता है। हाँ। जब उसमें सामाजिक समझ, जिसे स्रोत क्रियाशीलता कहता है, वो जग रही होती है, तभी नीतिवाद के बीज बोने चाहिए। बच्चे इसे आसानी से अपना सकते हैं। और ये जिम्मेदारी सिर्फ स्कूलों की नहीं है? नहीं, स्रोत बहुत साफ कहता है ये सिर्फ टीचर का काम नहीं है। माँ बाप, परिवार, टीचर, समाज की वो सब लोग जो समाज का भला चाहते हैं, सबको मिलकर ये माहौल बनाना होगा। इसे सिर्फ किताबों तक या कहानियों तक नहीं रखना है। नहीं, इसे जीने का तरीका बनाना है। बच्चों को रटाना नहीं है, उन्हें उदाहरण से, बातचीत से, समाज के कामों में लगाकर तर्क करना सिखाना है, दूसरों के लिए सोचना सिखाना है, सबके भले में सोचना सिखाना है। ये तो लगातार चलने वाला काम है, सबका मिलाजुला प्रयास। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम ये सारी बातें जोड़ें, तो इसका निचोड़ क्या है? ये सब हमें कहाँ ले जाता है? नीतिवाद का अंतिम लक्ष्य क्या है? देखिए, नीतिवाद अपने आप में मंजिल नहीं है, वो एक रास्ता है, एक साधन है। अच्छा। उसकी असली कीमत तब है जब वो इंसान को और उसके जरिए पूरे समाज को मानवता के सबसे ऊंचे विकास तक ले जाए, जहां सिर्फ नियम ना हो बल्कि लोगों का स्वभाव ही नैतिक बन जाए। स्रोत कहता है कि नीतिवाद के बीज बोने से लेकर इस शिखर तक पहुंचने का जो मिला जुला सचेतन प्रयास है, वही सच्ची सामाजिक प्रगति है, सोशल प्रोग्रेस। और जो लोग मिलकर ये कोशिश करते हैं, वही सही मायनों में समाज है। ये तो बहुत बहुत दमदार और उम्मीद जगाने वाला विचार है। बिल्कुल, ये हमें भीड़ से एक उद्देश्य वाला, एक गतिशील समुदाय बनने का रास्ता दिखाता है। ये कहता है कि इंसान में बहुत क्षमताएं हैं और नीतिवाद वो चाबी है जो इन क्षमताओं को खोलकर हमें जड़ता से गति की ओर, छोटे स्वार्थ से सबके कल्याण की ओर और आखिर में एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकती है। भविष्य की ओर देखने वाला पॉजिटिव नजरिया ये। हाँ, ऊर्जा से भरा हुआ। तो आज हमने श्री प्रभात रंजन सरकार के विचारों से समझा कि नीतिवाद वो सिर्फ कुछ नियम नहीं है, वो समाज की प्रगति की धुरी है, उसका इंजन है। हाँ, और ये तर्क और विवेक पर आधारित है, एक जिंदा गतिशील ताकत। ये यूनिवर्सल है, सबको साथ लेकर चलता है और हमें मजहबी कट्टरता, बंटवारे वाली सोच, दिमागी जड़ता, इन सब से ऊपर उठाकर एक सच्ची मानवता की ओर ले जाता है। और सबसे जरूरी बात, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल जरूरत है। अगर हमें एक बेहतर, शांत, प्रगति करने वाली दुनिया बनानी है, तो इसे हमें अपनी शिक्षा में, अपने परिवार में, अपने समाज में बुनना होगा। इसकी शुरुआत बचपन से करनी होगी। हाँ, और इसमें हम सबकी भूमिका है, माँ बाप, टीचर, नागरिक, सबकी। नीतिवादी वो सीमेंट है जो अलग अलग लोगों को जोड़कर एक मजबूत भविष्य की ओर देखने वाला समाज बना सकता है। जाते जाते एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। आज की ये जो तेज रफ्तार दुनिया है,
टेक्नोलॉजी वाली, सूचनाओं से भरी हुई, जहां अक्सर तर्क पर भावनाएं या फेक न्यूज हावी हो जाती हैं। ये तो है। ऐसे में हम इस यूनिवर्सल तर्क वाले नीतिवाद को अपनी शिक्षा में, अपनी संस्थाओं में, अपनी रोज की जिंदगी में कैसे जिंदा रख सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। कैसे पक्का करें कि ये सिर्फ किताबों की बात ना रह जाए, बल्कि सच में हमारे सामूहिक विवेक का, हमारी यात्रा का गाइड बने, एक बेहतर कल बनाने में हमारी मदद करे? इस पर जरूर सोचिएगा।